आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल। सर खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज सर्विस में। शुक्रिया सर। जानना चाहूंगा ये जो आज ड्राई स्पेल चल रहा है वादी के अंदर, क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है हमारे ज़राअत पर? ऐसा है कि हम लोग अक्टूबर से लेके आज तक एक बड़ा लंबा ड्राई स्पेल जो है इसको विटनेस कर रहे हैं, और इससे ये साफ आया होता है कि जो बर्फबारी वादी कश्मीर में होती थी और खासकर चिले कलां के दौरान में जो बर्फबारी होती थी, अलावा रीजन के बीच में जो बारिशें होती थी, उसके बीच में जितनी रबी क्रॉप्स जिनकी सोइंग ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में हो चुकी है, उस क्रॉप को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जब ऑप्टिमम मॉइस्चर मिलती है तो उसके साथ जो दूसरी एग्रोनॉमी ऑफ क्रॉप्स के लिए जो एसोसिएटेड प्रैक्टिस हैं, चाहे वो इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं, चाहे उसके बीच में टॉप ड्रेसिंग है, तो ताकि क्रॉप की जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको हार्वेस्ट करने में हमें अच्छे तरीके से कामयाबी मिले। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जब ये इतना लंबा ड्राई स्पेल हो गया तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने तमाम अजला के चीफ एग्रीकल्चर साहिबान से इनपुट बेसिक रिपोर्ट ले ली कि क्रॉप की कंडीशन क्या है, और उसी सिचुएशन को देखते हुए हमने उसी वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एक मीटिंग की। ऑनरेबल वाइस चांसलर भी उस मीटिंग के सरप्राइज होते वही कर रहे थे, और आपने पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया के लोगों ने भी उस चीज़ को उजागर किया कि जो एडवाइजरी 15 दिन के बाद हम इशू करते हैं उसमें यहाँ डिसाइड हुआ कि एक यूटी लेवल पर अपेक्स कमेटियाँ जो तश्कील देनी थी वो भी दी गई। और आज भी उसी सिलसिले की आज यूनिवर्सिटी में दूसरी मीटिंग है अभी, जिसको हम फिर एडवाइजरी इशू करेंगे कि जो पिछले 15 दिन की एडवाइजरी हम लोगों ने इशू की थी कि एग्रीकल्चर क्रॉप जिनकी सोइंग हो चुकी है उसके बीच में क्या क्या इस वक्त होना चाहिए था। लेकिन एक उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो उन्होंने एडवाइजरी इशू की है कि इस लास्ट हफ्ता जो जनवरी का है इसके बीच में बर्फबारी के इम्कानात हैं। अगर ये बर्फबारी हो जाती है तो जहां कहीं पे भी हमारे अपर रीचेज जहां थोड़ी बहुत ही बर्फबारी है जो उसको बेस मिला हुआ है, तो जरूर आने वाले वक्त में खरीफ में भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर ये और प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये कुदरती बात है कि जो हमारी क्रॉप्स जो ऑलरेडी जिनकी रबी क्रॉप्स की सोइंग हुई है, जिसके बीच में जिक्र करूंगा, सरसों बड़े पैमाने पे है, ओट्स की क्रॉप बड़े पैमाने पे है, पीस जो है बड़े पैमाने पे लगे हुए हैं, वेजिटेबल की क्रॉप जो है उसको नुकसान है। तो अगर ये बर्फबारी बारिश हो जाती है तो रबी क्रॉप्स के ऊपर फिर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर लो होने की वजह से वहां पे जो कोरा है वो जमा हुआ है जी। ग्रोथ स्टंटेड जरूर है, लेकिन जब हैवी बर्फबारी अगर हो जाएगी, बारिशें हो जाएंगी, तो फिर जो सोन क्रॉप्स हैं उसके ऊपर डायरेक्टली कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं होती है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ना ही पड़ना है सिर्फ आपसे। लेकिन दूसरी बात जो उसमें मेजर इशू ये है कि अगर इस बार ये ड्राई स्पेल लंबा चलता है तो जो आने वाला खरीफ सीजन होगा वो हमारा मेजर कंसर्न होगा, क्योंकि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे आने वाले वक्तों में पैडी जो हमारा स्टेपल फूड है, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वेजिटेबल जो लार्ज स्केल के ऊपर हम कश्मीर में ग्रो करते हैं, क्योंकि 60% एरिया जो था वो इरीगेटेड एरिया है, वो डिपेंडेंट सारी की सारी किस पे रहती है, वो डिपेंडेंट इसी पे रहती है कि हम लोगों के पास हेल्दी कैचमेंट्स के अंदर बर्फबारी चिले कलां के दौरान में हुई हो, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3-4 साल के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत सारे बोरवेल्स जो फार्मर को ये कुछ फैसिलिटी क्रिएट करवाई है उनके लिए, उसका जुडिशियल इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारी रूरल डेवलपमेंट के थ्रू जो MG निरगा के तहत जो काम हुआ है या दूसरे डिपार्टमेंटों ने जो वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए किया हुआ है, उसके पर वो कार लाते हुए भी अभी हमारे किसान भाइयों को ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उनकी सहूलियत के लिए, उनकी फलाहबहबूदी के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा है, और अगर वैसे हालात पैदा होते हैं तो हम सप्लीमेंट्री प्लान जो है उसको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साथ मिल के डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा वो प्लान जो है वो बन रहा है, और फरवरी के अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपने तमाम किसान भाइयों के साथ ये एडवाइजरी जो है, ये जो अभी हमारी उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके बीच में हम किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे कि हमको उन क्रॉप्स का इंतखाब करना है जिनके वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो कम हो, और वो क्लाइमेट रेजिलेंट हो, और वो सस्टेन कर पाए कि आने वाले वक्त में हमारा किसान जो है उसको कोई दिक्कत ना हो।
सर आपसे मैं जानना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जानिब से क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस साल, उस वाले से बताइएगा विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज या ओवरऑल सर। देखिए ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप जानते हैं कि पिछले साल जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक प्रोग्राम का इनकाद किया था जिसको होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नाम दिया गया था, और वो जो था ये इसका फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के बीच में जैसे लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, जितने भी रिसोर्स पर्सन क्रिएट करने थे, फिर उसके बाद किसान संपर्क अभियान का पहला फेज चला जो कि अगस्त के महीने में खत्म हुआ, आज उसका दूसरा फेज चल रहा है। किसानों को जानकारी दी जा रही है किस तरीके से ज्यादा नौजवान उसके बीच में पार्टिसिपेट करें। उसके साथ साथ उस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन का भी फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, जिसके बीच में जैसे हम मान कर चल रहे हैं जैसे कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सीड की दस्तयाबी को मुस्तहकम बनाना है कि जो हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट पहले कम होता था उसको पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। वेजिटेबल को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का स्कोप कम होता जा रहा है, वर्टिकल एक्सपेंशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जा रहा है। उसमें हाईटेक पॉलीओसिस बन रहे हैं, सेमी हाईटेक बन रहे हैं, सिंपल पॉलीओसिस बन रहे हैं। इसी लिहाज से एप्लीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट है। मशरूम को मंजर आम पे लाने के लिए कश्मीर के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए उसको भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मिलेट्स आप जानते हैं कि 2023 जो था ये इंटरनेशनल ईयर था मिलेट्स था, उसके ऊपर कश्मीर में काम हो रहा है। कहने का ये मतलब कि 29 प्रोजेक्ट जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हैं वो तमाम के तमाम जो है किसानों के फलाह बहबूदी के लिए हैं, और उनमें से तकरीबन 17 प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है एंड अलाइड सेक्टर हम मिलजुल के उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसके बाद हार्टिकल्चर का प्रोजेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, सी हस्बेंड्री का है। तो कहने का मतलब कि किसान हमारा एक फोकल पॉइंट रहेगा, उसमें चाहे कोई भी डिपार्टमेंट काम करे, कोई भी किसान उसका फायदा लेना चाहे इन तमाम चीजों का, चाहे वो मैकेनाइजेशन के लिहाज से। देखिए आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में यहाँ पे ब्लॉक्स के जरिए प्लोइंग की जाती थी, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज मैकेनाइजेशन फेस है। आज हम ये काम कर रहे हैं कि मैकेनाइज तरीके से, किस तरीके से, जैसे अगर हम यहाँ यूटी और जम्मू एंड कश्मीर का हार्स पावर देखें, यहाँ अभी हम 1.74 किलोमीटर पर हेक्टर के हिसाब से हैं, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 2.5 हेक्टर किलोवाट के हिसाब से है। मैकेनाइजेशन फेस में ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह किसानों को कैसे दी जाए ताकि पहले हम नेशनल एवरेज को कवर करें, और उसके बाद जो नीति आयोग की सिफारिशात है कि 2020 में 47 में हम लोग कहाँ होने चाहिए, इसी मिशन को आगे लेके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है मंत्री आम पर नेल लाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो हमारा किसान है ये खेती बाड़ी के साथ जुड़ा रहे, और अल्टीमेटली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि नौजवानों को जोड़ा जाए, नौजवान फार्मर से एंटरप्रेन्योर बने और वो खुद रोजगार देने वाला बने बल्कि वो रोजगार मांगने वाला न बने। यही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीमें चल रही है। सर लास्ट में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा हाइब्रिड जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ तक कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ है? देखिए ऐसा है, आप जानते हैं कि जहां पे भी गिरदोनवा में आप देखेंगे आज हमारी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हाइब्रिड पर जाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक इनपुट की जरूरत होती है। सबसे पहले जो उसका ब्रीडर सीड बनता है वो हमारी यूनिवर्सिटी बनाती है, और जिस चीज का भी ब्रीडर सीड हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जैसे हम मान लेते हैं कि पैडी का सीड ब्रीडर सीड ने बनाया, और आज उसी सीड को फाउंडेशन सीड बना के उसका सर्टिफाइड सीड बना के किसानों के पास देते हैं, और आज हमारी पैडी की जो प्रोडक्टिविटी है वो नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी से डबल है। इसी लिहाज से वेजिटेबल की बहुत सारी हैं, एक चेन है उसके बीच में भी, उसके बीच में भी कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा और काम करने की जरूरत है। इसी लिहाज से ऑयल सीड सरसों की बहुत सारी अच्छी वैरायटीज इन्होंने निकाली है, जिसका कि मंत्री आम पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जहां तक मक्की का सवाल है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उस पर भी काम कर रही है, क्योंकि वो डिपेंडेंस हम लोगों की जो है अभी वो यूनिवर्सिटी ने उसका इतना बड़े पैमाने पर ब्रीडर सीड नहीं बनाया है, क्योंकि उस फेज में जाने के लिए आप गवर्नमेंट ने ये इकदाम किए हैं कि हम लोगों ने CSP PSP जो लोग जिनको रजिस्टर किया है, और हमारा मेन फोकस रहेगा कि आने वाले वक्तों में हम यहाँ के फार्मर को सीड प्रोडक्शन चेन में ले जाएं, और सीड प्रोडक्शन चेन में जब ले जाएंगे तो हमारे कश्मीर के जो पैदा करदा सीड है इनकी डिमांड बैरून रियासत में बहुत ज्यादा है, उसी चेन के ऊपर लगातार काम हो रहा है। कश्मीर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें किसानों की फलाह बहबूदी के लिए लगातार जारी की जा रही हैं, जोक दर जोक लोग आए उनका भरपूर फायदा लें, और खासकर नौजवानों से मेरी ये अपील है कि वो इन स्कीमों का भरपूर फायदा लें, ताकि आने वाला जो हमारा नौजवान है वो हमारा फ्यूचर है, और जब हमारा फ्यूचर जो है उसके पिलर जो है उनकी बुनियाद अच्छी होगी तो वो आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए सबसे अच्छी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। थैंक यू।